प्रधानमंत्री बल्कि अपने दौर की सबसे ताकतवर नेता, जिनके बड़े बेटे राजीव गांधी ने भारत की बागडोर संभाली, छोटे बेटे संजय गांधी ने आपातकाल, नसबंदी जैसे कठोर कदमों से देश को हिला दिया, जिनकी बड़ी बहू सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली नेता बनी, छोटी बहू मेनका केंद्र में प्रभावशाली मंत्री रही, पोता राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बना और मौजूदा दौर में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, पोती प्रियंका सांसद है और संजय का बेटा वरुण गांधी भी संसद तक पहुंचा। यह उस परिवार की कहानी है जिसने भारत की सियासत को न सिर्फ आकार दिया बल्कि उसे दशकों तक चलाया भी। लेकिन इस वंश की जड़ जिस शख्स से शुरू हुई वो गुमनाम हो गया। ये महज विडंबना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय त्रासदी है कि उस शख्स पर लिखी गई एकमात्र किताब भी किसी भारतीय लेखक के द्वारा नहीं बल्कि स्वीडिश लेखक बर्टिल फ्रॉक के द्वारा लिखी जाती है, और उस किताब का नाम होता है फिरोज द फॉरगॉटन गांधी। एक ऐसा गांधी जिसे उसके देश ने भुला दिया, एक ऐसा गांधी जिसे उसके अपने परिवार ने भी भुला दिया। फिरोज गांधी सिर्फ इंदिरा गांधी के पति या फिर नेहरू के दामाद नहीं थे, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, संविधान सभा के सदस्य थे, एक पत्रकार थे जिन्होंने प्रेस की आजादी की वकालत की, सबसे बढ़कर एक सच्चे लोकतंत्रवादी थे। फिरोज का जीवन एक बगावती नायक की रोमांच दास्तान है। 20 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में कूद जाना, 21 साल की उम्र में 3 बार जेल जाना। ये फिरोज गांधी ही थे जिन्होंने 1959 में सबसे पहले इंदिरा गांधी को तानाशाह कहा था। ये फिरोज गांधी थे जिन्होंने आजाद भारत में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को करप्शन के विषय पर घेरा था और उस दौर के वित्त मंत्री को इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया था। फिरोज गांधी ने ही LIC घोटाले को उजागर कर बीमा क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण की नींव रखने से लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना करवाई। फिरोज की उपलब्धियां अनगिनत हैं, लेकिन आज हैरानी होती है बताते हुए कि उस गांधी को इस देश ने भुला दिया। आज उनकी जन्मतिथि हो या फिर पुण्यतिथि, भारत में कोई फिरोज को याद नहीं करता। ऐसा लगता है कि उनके परिवार ने भी उनको भुला दिया। इलाहाबाद के पारसी कब्रिस्तान में उनकी समाधि उपेक्षित पड़ी है। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के हिसाब से राहुल गांधी 2 बार, सोनिया गांधी और प्रियंका एक बार उनकी कब्र पर गए। भारत वो देश जहां पर नेहरू इंदिरा के नाम से तकरीबन 500 योजनाएं हैं, वहां पर फिरोज का नाम चंद स्कूलों तक सिमट गया। ये कहानी उस भारत की है जो अपने साहसी नायकों को भुला देता है। ये कहानी है सबसे दिलेर, सबसे दिलचस्प लेकिन सबसे बदनसीब गांधी की। फिरोज गांधी के बारे में जब चर्चा भी होती है तो सवाल सिर्फ उनके पारसी या मुसलमान होने तक रह जाता है। आज इस कहानी में फिरोज की किताब के हर पन्नों को हम पलटेंगे, लेकिन इससे पहले कि फिरोज के बारे में हम आपको बताएं, हम आपसे गुजारिश करेंगे। बात करते हैं फिरोज की। 1912 की एक गर्म सितंबर की सुबह बॉम्बे के एक साधारण पारसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है फिरोज जहांगीर गांधी। उनके पिता जहांगीर फरदौस गांधी एक मरीन इंजीनियर थे। मां रतिमाई गांधी एक समर्पित गृहिणी। पिता की मौत के बाद फिरोज अपनी मां के साथ साल 1915 में तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में आ जाते हैं। उनके जन्म के साथ ही एक सवाल पैदा होता है कि फिरोज पारसी हैं या कुछ और। फिरोज मुसलमान थे, ये भ्रांति आज भी सोशल मीडिया पर भटकती रहती है। अक्सर राहुल गांधी को निशाना साधते हुए कहा जाता है कि इनके दादा मुसलमान थे। फिरोज गांधी को लेकर अक्सर यह दावा होता है कि फिरोज मुसलमान थे जिनकी शादी इंदिरा से करवाई गई और बाद में महात्मा गांधी ने अपना सरनेम उन्हें दे दिया ताकि राजनीतिक तौर पर नेहरू और इंदिरा को समस्याओं का सामना न करना पड़े। लेकिन स्वीडन लेखक बर्टिल फ्रॉग अपनी किताब फिरोज द फॉरगॉटन गांधी में इस बात का जिक्र करते हैं कि फिरोज का सरनेम गांधी था, अखबारों की गलती की वजह से वो गांधी हो गया। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि फिरोज ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये नाम आजादी की लड़ाई में अपना लिया था। जो भी हो, गांधी सरनेम उनके साथ एक साये की तरह चिपका रहा। मगर जो तथ्य ऐतिहासिक है, स्पष्ट है, वो ये कि फिरोज पारसी थे और इस बात पर मुहर ऐसे लगती है कि प्रयागराज के एक पारसी कब्रिस्तान में उनकी कब्र मौजूद है। यह कब्र प्रयागराज के ममफोर्डगंज इलाके में है। फिरोज पारसी थे,
जो स्वतंत्रता संग्राम की आग में कम उम्र में कूद पड़े थे। 1920 के दशक के अंत तक फिरोज एक जोशीले युवा कार्यकर्ता बन गए थे। इलाहाबाद की सड़कों पर भारत छोड़ो और इंकलाब जिंदाबाद के जब नारे गूंज रहे थे, तब फिरोज उस लहर में कूद पड़े। वो कांग्रेस की स्थानीय शाखा से जुड़े, पर्चे बांटने, सभाएं आयोजित करने जैसे तमाम कामों में जुट गए। उनकी बोलने की शैली, दोस्ताना स्वभाव ने जल्द ही उन्हें काफी मशहूर कर दिया था। हालांकि 21 साल की उम्र तक फिरोज 3 बार जेल जा चुके थे। बर्टिल फ्रॉग अपनी किताब में लिखते हैं कि फिरोज की हंसमुख प्रकृति लोगों में उनकी तरफ आकर्षण बढ़ाती थी। वो हर उम्र के, हर वर्ग के लोगों के साथ आसानी से जुड़ जाते थे। 1930 में वो पढ़ाई के लंदन गए, जहां उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी से होती है। लंदन की सर्द शामों में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं था, क्योंकि इस रिश्ते के खिलाफ नेहरू थे। वजह, फिरोज एक साधारण से पारसी युवक थे। हालांकि फिरोज ने हार नहीं मानी। भारत लौटकर स्वतंत्रता संग्राम में और गहराई से हिस्सा लिया। उनकी लगन ने नेहरू का दिल जीता और साल 1942 में इलाहाबाद के आनंद भवन में फिरोज और इंदिरा की शादी हो गई। ये दो दुनिया, पारसी और हिंदू का एक संगम था। फिरोज और इंदिरा की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। लंदन में शुरू हुई उनकी दोस्ती भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्यार में बदली। इंदिरा नेहरू की इकलौती बेटी थी, जो दृढ़ और आत्मविश्वास से भरी थी। फिरोज की बगावती और हंसमुख शख्सियत ने उन्हें आकर्षित किया, मगर नेहरू इस रिश्ते से खुश नहीं थे। फिरोज को वो एक साधारण पारसी लड़के के तौर पर देखते थे। नेहरू ने शादी पर बयान भी जारी किया था कि शादी एक निजी और पारिवारिक मामला है। मेरा मानना है कि माता पिता को सलाह देनी चाहिए, मगर अंतिम फैसला 2 लोगों का होना चाहिए। इंदिरा और फिरोज की शादी को मैंने सहर्ष स्वीकार किया है और अपना आशीर्वाद दिया है। 1942 में आनंद भवन में हिंदू वैदिक रीति रिवाज से उनकी शादी हुई थी। फिरोज और इंदिरा शादी के बाद हनीमून के लिए कश्मीर गए थे। एक किस्सा बड़ा मशहूर है, जब इंदिरा गांधी ने अपने पिता को तार भेजा और यह लिखा कि काश इस गर्मी में हम आपको कश्मीर से ठंडी हवाएं भेज पाते। नेहरू जवाब देते, थैंक्स, लेकिन तुम्हारे पास वो इलाहाबाद के मीठे आम नहीं है। फिरोज और इंदिरा की शादी शुरुआत में खूबसूरत सपने की तरह थी। इन दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम में साथ साथ काम किया। उनके 2 बेटे राजीव और संजय उनके जीवन में खुशियां लाते हैं। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उनके शादीशुदा जीवन में भी काफी समस्याएं शुरू हो गई। इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त हो गई। वो दिल्ली में नेहरू के साथ रहती थी, जहां पर उनकी सलाहकार और सहयोगी बन गई थी। वहीं दूसरी तरफ फिरोज रायबरेली में अपने संसदीय काम में डूबे थे। बर्टिल फ्रॉग कहते हैं कि फिरोज और इंदिरा का वैवाहिक जीवन धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगा। फिरोज एक स्वतंत्र और बगावती स्वभाव के व्यक्ति थे, जो नेहरू परिवार की छाया में नहीं रहना चाहते थे। फिरोज चाहते थे कि लोग उन्हें उनके काम के लिए जाने, न कि सिर्फ इंदिरा गांधी के पति या जवाहरलाल नेहरू के दामाद के तौर पर। इंदिरा, जो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल रही थी, फिरोज के स्वतंत्रता को पूरी तरह समझ नहीं पाई। उनके बीच समय और विचारों का अंतर बढ़ता गया। फिरोज अपने बच्चे राजीव और संजय गांधी से बेहद प्यार करते थे। उनके साथ समय बिताने की लगातार कोशिशें करते थे, लेकिन उनकी व्यस्तता और इंदिरा गांधी के साथ बढ़ती उनकी दूरियों ने पारिवारिक जीवन को प्रभावित किया। बर्टिल फ्रॉग अपनी किताब में लिखते हैं कि फिरोज अक्सर बच्चों को कहानियां सुनाते, उन्हें हंसाते, लेकिन उनके मन में एक खालीपन था जो उनके और इंदिरा गांधी के रिश्ते की ठंडक से आता था। 1952 में फिरोज ने रायबरेली से लोकसभा का चुनाव जीता, संसद में कदम रखा। उनकी निडरता और स्वतंत्र सोच ने सभी को चौंका दिया था। बर्टिल फ्रॉग अपनी किताब में उनकी 3 बड़ी उपलब्धियों को रेखांकित करते हैं, जिसमें एक मुद्रा केस, दूसरा जीवन बीमा और तीसरा प्रेस की स्वतंत्रता। 1957 में मुद्रा शिपिंग स्कैंडल ने भारतीय राजनीति में तूफान मचा दिया था। फिरोज ने इस घोटाले को उजागर किया, जिसमें बड़े उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों की साठगांठ थी। संसद में फिरोज गांधी के तीखे सवालों ने उस दौर की नेहरू सरकार को जवाब देने पर मजबूर कर दिया। टी कृष्णचारी को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। संसद में मुद्रा केस की बहस के दौरान एक सांसद ने फिरोज को टोकते हुए कहा, आप नेहरू के दामाद हैं, फिर भी सरकार पर हमला कर रहे हैं। फिरोज मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मैं पहले भारत का बेटा हूं, इसके बाद किसी का दामाद या किसी का पति। यह जवाब फिरोज की निडरता का प्रतीक बन गया।